हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हमने लास्ट वीडियो में एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम का क्लासिफिकेशन क्या होता है और एंजाइम का जो मोड ऑफ एक्शन होता है, लॉक एंड की एंड इंड्यूस स्वीट मॉडल, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक विथ रिलेटेड टू एंजाइम, जिसका नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। अब हमें बात करना है फैक्टर्स की। तो फैक्टर्स मतलब होता है कारक। अब ये जो फैक्टर या कारक है, ये फिजिकल भी हो सकते हैं या केमिकल भी हो सकते हैं। तो इन फिजिकल या केमिकल फैक्टर्स के अंतर्गत कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के बीच में होने वाली रिएक्शन को किस तरह से अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। वे कारक कौन से हैं और वो किस तरह से रिएक्शन की रेट को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिसके लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को कंडक्ट कराते हैं। अब ये जो रिएक्शन होती है, जिसमें दे आर नाइदर कंज्यूम्ड नॉर परमानेंटली अल्टर्ड एज अ सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर पार्टिसिपेशन इन रिएक्शन। अब ये जो एंजाइम्स होते हैं, ये रिएक्शन में परमानेंटली भाग नहीं लेते हैं। बस इनका काम है रिएक्शन में इन्वॉल्व होना और उस रिएक्शन का परिणाम प्रोडक्ट के रूप में आप तक पहुंचाना। With the exception of catalytic RNA molecules or ribosomes are enzyme or protein in nature। अब कैटालिटिक आरएनए मॉलिक्यूल को यदि हम छोड़ देते हैं तो राइबोसोम्स एंड ऑल एंजाइम्स ये सभी के सभी प्रोटीन नेचर के होते हैं। अब हम कैटालिटिक आरएनए को छोड़ दिया, जिसमें राइबोसोम्स और बचे सारे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन्स होते हैं। और हमने पहले ही कहा कि प्रोटीन बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो कि रिएक्शन को कंप्लीट कराने का काम करते हैं, बट ये रिएक्शन में पूर्णतः इन्वॉल्व नहीं होते, सहभागी नहीं होते हैं और ये परमानेंट भी नहीं होते, स्थायी रूप से किसी रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं। यह सिर्फ परिणाम देते तक उसके साथ में रहते हैं और परिवर्तित हो जाते हैं। अब देखते हैं हम एंजाइम कैटालिटिक जो रिएक्शन होती है वो किस तरह से होती है। तो इसके पहले हमने लॉक-एंड की हाइपोथेसिस पढ़ा है और इंड्यूस फिट मॉडल पढ़ा है, जिसमें हमें बताया गया था कि प्रत्येक एंजाइम के पास अपना एक एक्टिव साइट होता है जिसमें स्पेसिफिक सबस्ट्रेट जाकर बाइंड होता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि हमने देखा था लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अंतर्गत, जिसे एमिल फिशर नामक साइंटिस्ट ने हमें बताया था सन 1894 में कि एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक एंजाइम की एक्टिव साइट होती है जिसका एक स्पेसिफिक साइज होता है। उसी साइज का सबस्ट्रेट उस एंजाइम के साथ में जाकर बाइंड करेगा। ठीक, ये थी हमारी लॉक एंड की हाइपोथेसिस। दूसरा, इसी में एक थ्योरी आई थी इंड्यूस फिट मॉडल, जिसे डैनियल कोस्टलैंड नामक साइंटिस्ट ने 1958 में हमें बताया था। बट उसमें डैनियल कोस्टलैंड ने हमें बताया था कि एंजाइम का साइज निश्चित नहीं होता है, वो अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट अपने आप में परिवर्तन करता है। मतलब उसमें एक एडेप्टेशन वाला गुण होता है, जिस तरह का सबस्ट्रेट आएगा वह उस तरह के साँचे में बदल कर उस सबस्ट्रेट को अपने साथ में जोड़ लेगा। क्लियर है? तो उसमें हम देखते हैं, रिएक्शन में देख पा रहे हैं यहाँ पे S फॉर सबस्ट्रेट है, E फॉर एंजाइम है, P फॉर प्रोडक्ट है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे और प्रोडक्ट जब फॉर्म हो जाएगा तब उसमें से एंजाइम रिलीज हो जाएगा। व्हेन E रिप्रेजेंट द एंजाइम कैटालिस्ट द रिएक्शन। ये जो E है ये एंजाइम है जो कि कैटालिटिक रिएक्शन को दर्शाता है। S फॉर द सबस्ट्रेट, the substance being changed, and P the product of the reaction। दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, P प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब
इसका एक ओवरव्यू देखते हैं हम कि किस तरह से रिएक्शन होता होगा। तो आप यहाँ दोनों साइड में ऊपर देख पा रहे हैं दो एंजाइम ग्रीन कलर की हमें दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे एक स्पेसिफिक शेप बना हुआ है जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। अब इस एक्टिव साइट में एक मॉलिक्यूल ए है जिसे हम सबस्ट्रेट कहते हैं, और दूसरा हमारे पास में एंजाइम है ग्रीन कलर का। तो आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर के एंजाइम के शेप में स्पेसिफिक शेप का एक सबस्ट्रेट जाकर फिट हो रहा है, और यहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है। आगे रिएक्शन कैटालिस्ट होगी और यहाँ पर एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनने के पश्चात एक बी प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम फिर से रिमूव हो जाएगा। इस तरह से रिएक्शन दोनों के बीच में होता है। अब हम देखते हैं कि कुछ पैरामीटर्स या कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिएक्शन की दर को इफ़ेक्ट करते हैं। तो उसमें हम कारक देखते हैं जिसमें अनेक प्रकार के कारक होते हैं। ये कारक फिजिकल हो सकते हैं, केमिकल हो सकते हैं, जिसमें होता है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच, टाइम एंड एक्टिवेटर एंड इनहिबिटर्स। तो ये कारक किस तरह से रिएक्शन को प्रभावित करते हैं, जिसे हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं। तो पहला कारक है हमारा इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब जो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन होता है इसका इफेक्ट किस तरह से होता है, तो हम देखते हैं यदि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो तथा सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो, तब वहाँ पर एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी। यदि हम सबस्ट्रेट की बात करें तो सबस्ट्रेट और एंजाइम की जब हम रिएक्शन करा रहे हैं तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम होना चाहिए। यदि एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो गया तो वहाँ पर एंजाइम प्रॉपर एक्टिविटी नहीं दिखा पाएगा। तो जो आप यहाँ शेप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक हमारे द्वारा कर्व बनाया गया है ग्राफिकल, जिसमें आप देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऊपर जा रही है। आप देख पा रहे हैं 0 से स्टार्ट हुई है, रिएक्शन ऊपर की ओर गई है, लेकिन कुछ कांस्टेंट वैल्यू तक जाने के बाद वहाँ पे एक 0 ऑर्डर रिएक्शन आ गई। क्यों? क्योंकि रिएक्शन का रेट जब तक वहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट दोनों बराबर थे रिएक्शन होती गई, लेकिन सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन वहाँ कम हो गया, जिसके कारण रिएक्शन की रेट कम हो गई, और रेट कम होने के कारण उसका जो कर्व है वह नीचे की ओर झुक चुका है। आप देख पा रहे हैं कि उसका कर्व मतलब उसमें एक अतिशयोक्ति हो गई है और वह एक कांस्टेंट रेशो में रुक चुका है। दूसरा कारक होता है हमारा इफेक्ट ऑफ एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। तो ये बात सेम इसके उल्टी है कि यदि सबस्ट्रेट तथा एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग समान हो, वहाँ पर एंजाइमेटिक रिएक्शन जो होगी उसकी एक्टिविटी अधिक होगी। और यदि एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाए और सबस्ट्रेट अधिक हो जाए तो ज़्यादा मात्रा में सबस्ट्रेट के साथ कम मात्रा वाला एंजाइम रिएक्शन कुछ ही समय तक करेगा, उसके पश्चात वह रिएक्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगी। और सेम वैसा ही आप यहाँ पे ग्राफ में जो कर्व बना हुआ है, इस कर्व में आप देख पा रहे हैं कि जो एंजाइम था सबस्ट्रेट के साथ में बाइंड हुआ, रिएक्शन हुई तो रिएक्शन ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन सबस्ट्रेट अधिक था, एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कम था, जिसके कारण आपका जो रिएक्शन है वो कांस्टेंट वैल्यू पर आकर रुक गया है और ग्राफ आपका एक लीनियर सीधी लाइन के रूप में आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से एंजाइमेटिक रिएक्शन को जो एंजाइम होते हैं ये अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। अब प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं। द एंजाइम एक्टिविटी डिक्लाइन व्हेन द प्रोडक्ट स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट और फीडबैक इनहिबिशन। अब यहाँ पे जो एक्यूमुलेशन की प्रोसेस हो रही है, एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमाव होना है, तो यहाँ जो इफेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फीडबैक इनहिबिशन के कारण जो आपका रिएक्शन होता है वह रिएक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन दोनों में कम ज़्यादा होने के कारण उसका इफेक्ट रिएक्शन पे पड़ा। जब रिएक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा एंजाइम और सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन का,
तो संभव सी बात है प्रोडक्ट भी आपका सही नहीं बनेगा। मतलब आप जितनी मात्रा में प्रोडक्शन चाहते थे उतनी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं होगा। एंड अंडर सर्टन कंडीशन रिवर्स रिएक्शन में बी फॉरवर्डेड फॉर्मिंग बैक द सबस्ट्रेट, और ये रिएक्शन फिर से फॉरवर्ड हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टार्टअप पाथवे है। स्टार्टअप पाथवे से इंटरमीडिएट एंजाइम 2 बनता है और इंटरमीडिएटेड एंजाइम 3 बनता है, जिसके बाद प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पे फीडबैक इनिबिशन होने के कारण यह रिएक्शन फिर से वापस आ जाती है स्टार्टअप पाथवे पे। क्यों? क्योंकि एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन सही नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं हम टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर भी एक बहुत बड़ा कारक होता है कि अधिकतर एंजाइम एक निश्चित टेम्परेचर पर क्रिया करते हैं तथा इनका जो टेम्परेचर होता है, इनकी एक्टिविटी 2 से 3 गुना अधिक हो जाती है यदि सही टेम्परेचर हो तो। यदि टेम्परेचर को प्रभावित करते हैं तो इनकी क्रियाविधि भी प्रभावित होगी। यदि टेम्परेचर इंक्रीज हो या यदि टेम्परेचर अधिक इंक्रीज होगा तो संभव सी बात है एंजाइम डीनेचर हो जाएंगे। जिस टेम्परेचर पर एंजाइम सबसे अधिक क्रिया करते हैं वह टेम्परेचर लगभग रूम टेम्परेचर मतलब 40 डिग्री तक होना चाहिए, मतलब 40 डिग्री के अंदर। यदि अबव 40 डिग्री टेम्परेचर होता है तो ये एंजाइम रैपिडली या बहुत तेज गति से डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हीट स्टेबल नहीं होते हैं, जिसके कारण आपका जो रिएक्शन होगा वो आप देख पा रहे इस कर्व में कि यदि जो एंजाइम आपने मिलाया है रिएक्शन के लिए उसके लिए उचित टेम्परेचर अर्थात 40 डिग्री से अंदर का टेम्परेचर है तो वो प्रॉपर एक्टिविटी करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन उसका टेम्परेचर यदि अबाव 40 डिग्री होता है या इंक्रीज हो जाता है तो इस सिचुएशन में आपके जो रिएक्शन में भाग लेने वाले जो कैटलिस्ट है यह फटाफट मतलब तेज गति से डीनेचर होना स्टार्ट हो जाएगी और आपका जो ग्राफ है तुरंत नीचे गिरने लग जाएगा। इस तरह से इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो होता है ये क्रिया को प्रभावित करता है। उसके बाद में एक बहुत बड़ा कारक होता है पीएच। तो प्रत्येक एंजाइम जिस तरह से निश्चित टेम्परेचर पर अपना वर्किंग करते हैं, एक्टिव होते हैं, उसी तरह से उनके लिए एक निश्चित पीएच भी होता है जिस पीएच पर वे अधिक क्रियाशील होते हैं। अधिकतर जो एंजाइम होते हैं वे लगभग 5 पीएच टू 9 पीएच तक एकदम एक्टिवेट होते हैं, क्रियाशील होते हैं। ये 5 to 9 जो होता है ये बेसिक पीएच है, क्योंकि यदि हम पीएच स्केल की बात करें तो 7 के बाद में जो 8, 9, 10, 11, 12 तक का जो आंकड़ा होता है वहाँ तक एक बेसिडिक नेचर होता है। इस बेसिडिक नेचर या बेसिडिक पीएच 5 to 9 पर ये अधिक क्रियाशील होते हैं, जिसके कारण ये प्रॉपर वर्क कर पाते हैं। तो आप जब भी कैटालिटिक रिएक्शन करते हैं तो कैटालिटिक रिएक्शन जब होती है तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट बनना भी स्टार्ट होता है। तो ये जब प्रोडक्ट बनेगा तो प्रोडक्ट हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट एसिडिक बने, आपका पीएच आपका प्रोडक्ट न्यूट्रल बने या एसिडिक बने। तो उस सिचुएशन में पीएच चेंजेस बहुत मायने रखते हैं। तो यदि आप किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन को करते हैं तो उसका जो पीएच होगा आपको उसे 5 to 9 की रेंज में स्टेबल बनाए रखना होगा। क्योंकि जैसे हम एमाइलेज एंजाइम की बात करते हैं तो ये एमाइलेज एंजाइम 5.2 पीएच पर अधिक सक्रिय होता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो 8 से 11 पीएच पर एक्टिवेट रहता है और पेप्सिन जो होता है वो 1.5 to 2.5 पीएच पर अधिक क्रियाशील होते हैं। यदि इनका पीएच कॉन्सेंट्रेशन सही होगा तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये जो एंजाइम्स है ये प्रॉपर रिएक्शन करके आपको प्रोडक्ट फॉर्म करके देंगे। नेक्स्ट होता है इफेक्ट ऑफ एक्टिवेटर्स एंड को एंजाइम्स। अब ये जो एक्टिवेटर्स होते हैं तो एक्टिवेटर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल या कारक होते हैं जो किसी एंजाइम के साथ में बाइंड होते हैं और बाइंड होकर उस एंजाइम की रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। तथा कुछ को एंजाइम्स भी होते हैं। जैसे को एंजाइम्स की बात करें तो ये लो मॉलिक्यूलर वेट वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं तो वे रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं। और एक्टिवेटर्स जो होते हैं जैसे कि कुछ आयंस होते हैं जिंक, आयरन, कॉपर, एजी,
ये एक एक्टिवेटर की तरह कार्य करते हैं। तो ये जो एक्टिवेटर्स या को एंजाइम्स होते हैं ये भी रिएक्शन की रेट को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगला होता है इफेक्ट ऑफ मॉड्यूलर्स एंड इनहिबिटर्स। अब ये जो इनहिबिटर्स होते हैं, द एंजाइम एक्टिविटी इज reduces इन द प्रेजेंस ऑफ एन इनहिबिटर्स। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइमेटिक रिएक्शन को इनहिबिट भी करते हैं। जैसे आप लोगों ने फीडबैक इनहिबिशन सुना होगा, रिवर्सिबल इनहिबिशन सुना होगा, इरिवर्सिबल इनहिबिशन सुना होगा। तो इनहिबिशन का मतलब होता है किसी रिएक्शन को रोक देना, और ये इनहिबिशन होता है किसी इनहिबिटर मॉलिक्यूल की प्रेजेंट में। तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर या उसके बैक साइड में जाकर एंजाइम के साथ चिपक जाते हैं। ऐसा होने से जो एंजाइम होता है वो प्रॉपर रिएक्शन नहीं कर पाता है, जिसके कारण आपकी जो रिएक्शन होगी वह सही नहीं होती, उसका रेट रुक जाता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है इफेक्ट ऑफ टाइम। अब आपकी जो रिएक्शन हो रही है तो एंजाइम और सबस्ट्रेट को दोनों को यदि आपस में रिएक्शन करना है तो उसके लिए एक स्पेसिफिक समय भी लगेगा। यदि आप उतना समय देते हैं तो वह एंजाइम इंक्यूबेट होकर उस सबस्ट्रेट के साइड में बाइंड करके ग्रेटर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपको प्राप्त करके देगा, जिसमें आप देख पाओगे कि इंक्यूबेशन टाइम यदि सही होगा तो आपको एक सिंपल लीनियर फंक्शन में जो काम होता है वो धीरे धीरे एक रिएक्शन स्पीड पकड़ेगी, और कैटालिटिक रिएक्शन होने के बाद में आपके पास में एक प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम उसमें से रिमूव हो जाएगा, और इस तरह से आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो जिसके लिए आपको ध्यान रखना है कि एंजाइम सबस्ट्रेट मैकेनिज्म आप जब भी करते हैं तो उसमें एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, पीएच कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, टाइम, इनहिबिटर्स मॉलिक्यूल्स, को फैक्टर्स, को एंजाइम्स, इन सभी का आपको ध्यान रखना है। क्योंकि इनमें से एक भी फैक्टर अपनी एक्टिविटी प्रॉपर नहीं कर पाता है या अनावश्यक रूप से एंजाइम के साथ में जुड़ जाता है तो एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के साथ में होने वाली रिएक्शन है वह प्रॉपर नहीं होगी। इस तरह से कुछ बाहरी कारक होते हैं या कुछ केमिकल या फिजिकल फैक्टर्स होते हैं या कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो कि एंजाइमेटिक रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। इस तरह से हमने एंजाइम का क्लासिफिकेशन, एंजाइम का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है और एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक और इनहिबिटर्स मॉलिक्यूल्स और को फैक्टर्स और को एंजाइम्स हमने इस टॉपिक में कंप्लीट रूप से देखा है। थैंक यू सो मच।